गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 8 दिसंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसे हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और युक्ति आई इसका ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया रहता है, तो उसका लाभ जरूर लीजिएगा। जल्दी हम लोग 70 बीपीएससी के लिए होलिस्टिक आपको टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। उसका स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपको 14 जनवरी को अरेंज किया जाएगा, तो आप उससे ज़रूर भाग लीजिएगा। अभी से तैयारी कर दीजिए। इसमें आप लोग को एनसीईआरटी टेस्ट होंगे, उसके बाद आप लोगों को सेक्शनल टेस्ट लिए जाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट लिए जाएंगे, साथ ही साथ फुल लेंथ टेस्ट भी होगा। तो होलिस्टिक इसका शेड्यूल आप लोगों को 2 से 3 दिन में अवेलेबल करा दिया जाएगा ताकि आप लोग और इसको समय के साथ कवर करते रहें। और आपको पीडीएफ एनसीईआरटी के दिए जाएंगे इसके साथ, ताकि तैयारी आपकी कमी ना हो। साथ ही साथ हम लोग यूपीएससी को भी लेकर आप लोगों को होलिस्टिक होलिस्टिक आपको टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो इसका भी लाभ आप लोग लीजिएगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं बहुत ही लो प्राइस में अवेलेबल कराया जाएगा ताकि आप एक समग्र तरीके से चीज़ों को कर सके और युक्ति आईएएस आपका सपोर्ट कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए न्यूज़ क्या है उस पर चर्चा करेंगे। पहले पॉलिटिकल व्यू है उसे साइड कीजिए। जो न्यूज़ है आपके एग्जाम ओरिएंट बीटी फैक्ट के तरीके से हम लोग बात पर चर्चा करें। देखिए कुछ मंत्रियों का हुआ है क्या कि पद त्याग किए हैं, क्योंकि हाल में जो राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए वहां पर उन्होंने जीत दर्ज की है, क्योंकि वहां पर उन्होंने अपनी उम्मीदवार के तौर पर खड़े थे, तो उनकी जीत हुई है। तो उन जो भी जीते हैं उनमें से आपको 10 लोगों का ने अपना त्याग पत्र दिया, तो अतिरिक्त प्रभार सबको दिया गया है। तो आप उन्हें ध्यान रखिएगा, पीटी फैक्ट के तौर पर आपको पूछा जाएगा। जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और रेणुका सिंह के जो रेणुका सिंह सरुता है उनके इस्तीफे को स्वीकार कर उनके मंत्रियों ने हाल ही में विधानसभा चुनाव की जीत दर्ज करने पर ऐसी स्थिति की है। जनजातीय मामलों के मंत्री जो अर्जुन मुंडा जो झारखंड से हैं, अब कृषि मंत्री कहलाएंगे। अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है कृषि मंत्रालय का, ध्यान रखिएगा। ये सब पीटी फैक्ट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन से मंत्री जीते जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया, छोड़े। ये सब लिस्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के और जो मध्य प्रदेश के राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह और रीति पाठक ने अपने इस्तीफा दिया है। राजस्थान से करोड़ी लाल मीणा, दिया कुमारी और राजवर्धन सिंह राठौर, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ से गोमती साई, अरुण साह। यहाँ पर एक और पीटी फैक्ट है, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ करोड़ी लाल मीणा जो है राज्यसभा से सदस्य थे, जबकि बाकी सब जो भी इस्तीफा दिया है उन्होंने लोकसभा की सदस्यता ग्रहण कर रखी थी। अर्थात गत जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें दर्ज की थी, जीत दर्ज की थी। तो ये सब पीटी फैक्ट हुआ। अब यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट आपको वहां से जरूर ध्यान में रखना है। स्थिति लोकसभा की सदस्यता के संदर्भ में, अर्थात संसद सदस्यता के संदर्भ में भी हम लोग बात करते हैं। तो एक कंडीशन है कि सदस्यता कब रहती है, तो ध्यान रखिएगा सदस्यता तब तक रहती है जब तक लोकसभा में उसको बहुमत प्राप्त होता है, उस दल को जो बहुमत प्राप्त होता है तब उसकी सदस्यता बनी रहेगी। दूसरी कंडीशन यह कहलाती कब होगी, जब स्वेच्छा से वो अपना त्याग पत्र देता है, तब तक वो सदस्य ग्रहण, संसद का सदस्य ग्रहण किए रहता है। तीसरा कंडीशन ये है जब तक उसको जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता है, अर्थात जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, उसे पद तक बने रहने के लिए अनुचित मानता है, अर्थात उसे किसी पद से उसे हटाता नहीं, तब तक उसकी योग्यता रहती है। तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन ध्यान रखिएगा, जब चुनाव में स्थिति ऐसी होती है, मान लीजिए अभी लोकसभा का चुनाव, लोकसभा के सदस्य सभी थे और एक राज्यसभा के सदस्य थे, इसी के साथ राज्य विधानमंडल का चुनाव में वो भाग लेते हैं और जीत दर्ज करते हैं, तो संविधान यह बोलता है किसी एक सीट की खाली हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर एक सीट खाली हो जाएगी या विधानसभा या लोकसभा, तो ऐसे अगर विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं उससे पहले एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, जब विधानसभा प्लस लोकसभा का चुनाव एक ही समय हुआ है, तो यहाँ पर लोकसभा की सदस्यता ऑटोमेटिक बनी रहेगी, विधानसभा की सदस्यता समय रद्द हो जाएगी जब तक
स्वयं जो व्यक्ति जीता है दोनों जगह से, वो जब तक अपना सीट चयन न कर ले, मान लीजिए वो केवल विधानसभा में रहना चाहता है, तो तब लोकसभा की सीट खाली रहेगी। क्लियर है? जब एक साथ चुनाव हो रहा, अगर मान लीजिए जब लोकसभा का पूर्ण निर्वाचन हो चुका उसका, फिर वो विधानसभा में जा रहा है, इसका मतलब है वो राज्य की विधानसभा चुनाव में वो एक्टिव होना चाहता है। इसका मतलब है कि लोकसभा से उसे सदस्यता त्यागनी होगी, तो जाकर यहाँ पर पद ग्रहण कर पाएंगे या सक्रिय राजनीति में विधानसभा के चुनाव में। हालांकि ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तभी वो जाते होंगे जब इनसे बड़े पद अर्थात लोकसभा सांसद से बड़े, जैसे वो राज्य के मुख्यमंत्री या तो उसके मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ये चीजें ध्यान रखिएगा इस चीज को। जब साथ में चुनाव हो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा सॉरी विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा का, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा वरीयता के क्रम में लोकसभा का सीट स्वतः बनी रहती है, अगर स्वेच्छा से वो जब तक चयन न कर ले कि हम विधानसभा की सीट पर रहेंगे। क्लियर है? नहीं तो सदस्यता आपको लोकसभा की स्वतः बने तो विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाता है। जो जीत दर्ज किए एक समय में एक व्यक्ति 2 सीट पर लड़ा है, एक लोकसभा की सीट पर, एक विधानसभा की सीट पर, तो यह खाली माना जाएगा, निर्धारित समय दिया जाता है उसके आधार पर। दूसरा स्थिति, जब लोकसभा और विधान परिषद की बात हम कर रहे हैं, विधान परिषद में किसी का चयन हो जाता है, ऑटोमेटिक लोकसभा की यहाँ बनी रहेगी। ध्यान रखिएगा ये भी, तो ये सब चीजें कंडीशन है, आप इसे जरूर समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए कांग्रेस सांसद जो से साहू के ठिकानों पर आयकर छापे ने 150 करोड़ रुपए की बरामद की है। तो देखिए आयकर विभाग जो इनकम टैक्स है, यह क्या होता है इनकम टैक्स, इस पर सभी हम लोग भ्रष्टाचार के जितनी संस्थाएं काम करती, मैं उस पर पहले से आप लोगों को पीडीएफ दे रखा हूँ और लगातार हम लोग चर्चा परिचर्चा करते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा आयकर विभाग क्या है, किस मंत्रालय से संबद्ध होता है। वर्तमान में आयकर विभाग इनकम डिपार्टमेंट को जो है, जो कौन है प्रमुख, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा केस स्टडी के तौर पर इसे यूज कीजिएगा आप लोग। जैसे बार बार बोला जाता है शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार उन्मुक्त प्रशासन हो, बात चर्चा होती है ना, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो, तो कैसे कायम किया जा सकता है जब जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जब या जनप्रतिनिधि से जुड़े व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार के भ्रष्ट आचरण का व्यवहार करते हुए इतना संग्रह पैसा किया जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर नैतिकता का प्रभाव भी आप लोगों को समझना होगा कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाए, नैतिकता का स्तर क्या समझाना होगा आप लोग को। ये सब चर्चा हम लगातार करते रहते हैं इन सब भी बिंदुओं पर। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ से इस छापे से आपको 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे। भ्रष्टाचार क्या है, तो आप लोग उत्तर देते रहिएगा भ्रष्टाचार क्या है। प्रशासन में भ्रष्टाचार क्या है, प्रशासन में भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन कौन संबद्ध संस्थाएं हैं, उसको आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। साथ ही साथ हमें विधिक रूप से हमें क्या शक्तियां प्राप्त हैं, किसी भी मान लीजिए संस्था को कहीं पर छापे मारना भ्रष्टाचार के लिए, तो उसमें विधिक स्टेटस क्या है, आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको कम करने के लिए कौन कौन सी युक्ति की जा सकती है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे किए जाएंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे देखिए मुख्य सचिवों कार्यों से नहीं पड़ना चाहिए निर्वाचित सरकार के कामकाज पर है। देखिए दिल्ली में विवाद हमेशा यह चर्चा में रहा है, इस पर एक एक्ट भी आपको अध्यादेश आ चुका था, अध्यादेश के बाद नियम बने हैं, जैसे मुख्य सचिव जो है उनके संदर्भ में बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोर्ट्स जो सुप्रीम कोर्ट है ने कहा कि मुख्य सचिव के कार्यों या निष्क्रियता का असर चुनी हुई सरकार, जो वर्तमान निर्वाचित सरकार होंगी, मान लीजिए अभी आम आदमी पार्टी उसकी बात हो, या कभी भविष्य में कभी कोई पार्टी और भी आए और उसमें निर्वाचित सरकार जो उसके कामकाज में कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, अर्थात जो भी कार्य हो रहे हैं मुख्य सचिव अपने आंतरिक और बाह्य रूप से सरकार को प्रभावित न करे, ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई है। दिल्ली सरकार के शीर्ष अधिकारियों की सेवाओं के 6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के फैसले कानून का उल्लंघन नहीं माना। साथ ही साथ यह भी तय किया कि मान लीजिए किसी प्रशासनिक अधिकारी का तबादला, नियुक्ति या उसको प्रमोशन, या ध्यान रखिएगा उसकी सेवा काल में वृद्धि अगर की जाती है तो उसके लिए वह विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि यह आपको शासन प्रशासन के लिए लिए गए निर्णयों के संदर्भ में देखा जाता है। जो सबसे युक्ति युक्त होता है प्रशासन निर्णय ले सकता है,
संबंध संस्थाएं निर्णय ले सकती है। ऐसी बातें होती हैं। अब ध्यान रखिएगा, मुख्य सचिव ऐसे सभी कार्यों को देखते हैं जो दिल्ली सरकार के कार्यकारी दायरे में आते हैं, जो उसके दायरे से बाहर होते हैं। ध्यान रखिएगा, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रश्न सचिव के संदर्भ में कार्य की बात हो रही है। अब मुख्य सचिव केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन ऐसे विषयों पर चुनी हुई सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए जो कार्यकारी क्षमता के दायरे में आते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट और बताया जाता है कि जो निर्वाचित सरकार है, अगर किसी प्रकार के कार्यकारी क्षमता, किसी प्रकार के कार्य विधायिका से संदर्भित काम करने के लिए बात कर रही है, लोक कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्देश दे रही है निर्वाचित सरकार, तो सचिव को उसके संदर्भ में एक्शन लेना चाहिए, कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केंद्र के संदर्भ में बातें होने लगी, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बातें की जा रही है। दूसरा ध्यान रखिएगा, 1973 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनका हवाला दिया, और मुख्य सचिव का पद बड़े विश्वास का पद होता है, प्रशासन में एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। शीर्ष अदालत इस वर्ष 5 जजों के संविधान पीठ ने 11 मई को फैसले में हवाला दिया। उसमें कहा गया था कि हाल ही में जिस पर मैंने आप लोगों को न्यूज एनालिसिस भी किया था, याद हो तो, सार्वजनिक व्यवस्थाएं, पुलिस और भूमि छोड़कर सेवाओं के प्रशासन पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां दिल्ली सरकार के अधीन होगी। अर्थात जो दिल्ली का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें केंद्र को शक्ति दी गई है सार्वजनिक व्यवस्थाओं, पुलिस और भूमि के संदर्भ में, वहीं कार्यकारी जितनी भी शक्तियां होंगी राज्य के निर्वाचित सरकार के अधीन होगी। इसके लिए ध्यान रखिएगा, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर साथ ही साथ संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया था, और पीठ ने कहा था, इस अदालत को 2023 के संविधान पीठ में के फैसले में कहा था कि सिविल सेवकों की राजनीतिक रूप से तटस्थता होना चाहिए, आवश्यक है। तो ये बात आप लोग से प्रश्न में भी पूछा जाता है, आप प्रशासक के तौर पर कितने तटस्थ है, तो यही सब प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जाता है। सामूहिक जिम्मेदारी की त्रिश्रृंखला के सिद्धांत को प्रभावित करने के लिए निर्वाचित सरकार को निर्देश के पालन की बात की। अर्थात यहाँ पर 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली क्या ध्यान रखनी चाहिए, देखिए, एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है और एक न्यायपालिका है। कार्यपालिका को शक्ति दी गई, अर्थात जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हैं, वो कार्य दिया गया है कि विधायिका के साथ मिलकर काम करेगी, ठीक है ना। पर न्यायपालिका यह भी बात बता सकती है कि कार्य की दिशा क्या होगी। तो इस कार्यपालिका जो प्रशासनिक अधिकारी है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि वो अपने नेतृत्व की भूमिका कैसे निभाए, अर्थात जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको विधायिका के साथ मिलकर कितना बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करे, और साथ ही साथ विधायिका इसको निर्देश देती है, उसके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। अर्थात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसी भी केंद्र या राज्य के अभिमुख होकर काम करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है, मोटो यह होना चाहिए, प्रशासन में जो भी लोग हैं वो जनता के अभिमुख होकर काम करना चाहिए, तभी जाकर केंद्र के साथ उनका कोऑर्डिनेशन बन पाएगा, राज्य के जो निर्वाचित सरकार उसके साथ कोऑर्डिनेशन बन पाएगा। क्योंकि संविधान और संबद्ध जो भी संस्थाएं कार्य करती है, उसका प्रमुख कार्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के लिए किए गए कार्यों का पुनर्लेखन। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे, जो ओशला भाटी अभ्यारण्य में साइक्लोथान और वाकाथान जो वॉक करते हैं हम लोग, हाई कोर्ट ने लगाई रोक, और बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने वन विभाग के इस माह के अंत में दक्षिणी रिज के ओशला, ध्यान रखिए, भट्टी वन जीव अभ्यारण्य में के अंदर वॉक विद वाइल्ड लाइफ कार्यक्रम पर रोक लगा दी। एक्चुअली बात था कि वाइल्ड लाइफ जो ओशला भाटी अभ्यारण्य है उसमें कुछ प्रोग्राम कराने थे, ट्रैक बनाना था, और इकोसिस्टम में जो चीज़ें थी कि हम साइक्लोन करेंगे, साइकिल चलाएंगे और वॉक वाला डिस्टेंस बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसी को लेकर न्यायालय ने क्या बोला, ये गलत तरीका है, हम वन जीव अभ्यारण्य को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जैसे जानवरों, जब हम जंगल को या तो वन जीव अभ्यारण्य को हम मानवीय बसावट में या मानवीय क्रियाकलाप में प्रभावित करते हैं, तो उस क्षेत्र में जो भी निवास कर रहा है जानवर, वो हमारे क्षेत्र में आएंगे और इस प्रकार संघर्ष बढ़ेगा। ये बातें हालांकि हमेशा चलती है, हर जगह चलती है। तो यहाँ पे इकोसिस्टम में वन जीवों की सुरक्षा के बीच अच्छा संतुलन सुनिश्चित करने के लिए वन जीव अभ्यारण्य सफारी और सार्वजनिक प्रविष्टियों के बहुत
सुक्षमता के काम किया जाना चाहिए। जो भी सफारी प्रोग्राम आप चला रहे हैं उसके बीच तालमेल होना चाहिए, संतुलित तालमेल बनाई जानी चाहिए। ये सब बात कहते हुए ये बात हुई है। जानवर देखिए यहाँ पर पीठ ने माना कि जानवरों और मनुष्यों के सह अस्तित्व के साथ रहना चाहिए, लेकिन मनुष्य वन जीवों के क्षेत्र का अतिक्रमण करती है। एक बार मान लीजिए एंट्री करेगी, उसके बाद उस पर अपने क्रियाकलाप करना शुरू कर देगी। तो इस प्रकार पता चलेगा इस क्षेत्र में जितने भी वन्य जीव हैं वो स्थापित हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, अभ्यारण्य के अंदर प्रस्तावित जो भी वॉकाथन अर्थात वॉक करने का जो कॉन्सेप्ट लाने की बात हो रही थी, साइकिल चलाने की बात हो रही थी, अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह न केवल कार्यक्रम में भाग लेने वाले नागरिकों के जीवन खतरा है, बल्कि वन जीव अभ्यारण्य में मौजूद जानवरों के जीवन के भी खतरा है, क्योंकि इससे संघर्ष बढ़ता है। आप चीजों को समझिएगा इसको लेकर, यह हर जगह लागू हो सकता है, हर वन जीव अभ्यारण्य, हर वन क्षेत्र में। इसको लेकर अच्छे से आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब कोरी कल्पना नहीं है, हकीकत है। आर्थिक बुनियादी का मजबूत जो हम लोग 7.8% दर से वृद्धि कर रहे हैं उसकी बातें हो रही है। निर्मला सीतारमन जी के द्वारा संसद में जवाब दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में कहा गया कि 9 वर्षों के दौरान आर्थिक बढ़ोतरी के आंकड़े दर्शा रहे हैं कि आर्थिक बुनियादी की मजबूत हकीकत है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं। पिछले 8 वर्षों के हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गई है। यह भी थोड़ा सा हम लोग के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। सरकारी योजनाओं के प्रयासों, खाद्य उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, बिजली उत्पादन, फार्मा उत्पादन, स्टार्टअप, ग्रामीण सड़क, आवास, हर घर गैस कनेक्शन, वित्तीय समावेशन, किसान, महिला उत्थान जैसे जो तमाम क्षेत्र जो कार्यक्रम चलाए गए थे, तो उल्लेखनीय बढ़ोतरी। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो आप इसे हमारी अर्थव्यवस्था को 10 से 5 नंबर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से जिम्मेवार थे। इन क्षेत्रों में की गई वृद्धि और सफलता ने ही हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है। तो आप इनका लिस्ट लेकर, फेयर लिस्ट लेकर इसके बारे में 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं। तो चलिए कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में कुछ लिखिएगा, या तो ऐप पर जाइएगा, कम्युनिकेशन ग्रुप बना हुआ, उस ग्रुप में जाकर आप शेयर कर दीजिएगा इस चीज को कि हाँ इस पर क्या क्या सहमत, 2-2 पॉइंट इसके बारे में कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि कैसे, प्रति व्यक्ति आय कितना वृद्धि हुआ है। ये सब आंकड़े में पहले भी दिया हूँ। जो रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर वॉच करते हैं, उनको पता है कि इन सब चीजों का पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो पैकेज है वो आप सभी स्टूडेंट जो है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस परचेज कवर कर रहे हैं, उनका सपना है कि सिविल सर्विसेज बनना में है, तो ये पैकेज जरूर आपको परचेज करनी चाहिए। रीजन उसके पीछे ये आपके होलिस्टिक सिलेबस का 60 से 70% में है ना, करेंट के मुद्दे को जोड़कर बता रहा है। तो आप इसे जरूर देखिएगा, और करेंट बेस्ड जो स्टैटिक्स पार्ट है वो कितना महत्वपूर्ण हो गया है आप विगत एग्जाम से समझ सकते हैं। और जो भी चीजें कराई जाती हैं, विश्वास मानिए, 365 दिन लगातार आप करिएगा वो काम, तो इसका आउटपुट आपको 100% सफलता दिलाएगी। बस आप उसके लिए 365 दिन लगातार काम करने की आवश्यकता होगी। तो आप जरूर उस टर्मिनोलॉजी को आप यूज कीजिए, और बहुत 1000 रुपया बहुत बड़ी राशि नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें आप लोगों को क्लास भी होता है, नोट्स भी दिए जाते हैं और टेस्ट भी होता है, सभी चीजें कराई जाती है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। और यह 1 साल का पैकेज है, एक दिन महीने का नहीं है। तो ये भी आप लोगों के लिए, अब महीने का जोड़ के भागा कर लीजिए 1000 को 12 से, कितना रुपया पड़ा महीना, उसको दिन से कर लीजिए, तो आपको समझ में आएगा 1 रुपया से भी कम पड़ता है। ध्यान रखिएगा। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब बेस्ट चाहिए तो बेस्ट देना भी होगा और बेस्ट करना भी होगा। अब चलिए हम बात करते हैं आगे। देखिए, दूसरी तिमाही अर्थात जुलाई से सितंबर तक के, तो कितनी तिमाही होती है भारत में, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे जुलाई से सितंबर दूसरी तिमाही होगी, तो पहली तिमाही कब होगी, दूसरी, तीसरी कब होगी, चौथी कब होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब 7.6% की दर से हमारा विकास दर हो रहा है, सबसे अधिक हो रहा है, जबकि जर्मनी और जापान जैसी जो दुनिया की तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था है, वो उसका क्रम जो है 4.5 से लेकर 2.1% गिरावट उनकी अर्थव्यवस्था में हुई है। आंकड़े रखिएगा, आप लोग कहीं भी पुट कर सकते हैं। सिर्फ सिविल सर्विस सेक्टर में हम विकास नहीं कर रहे, बल्कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम, देखिए बहुत से चीज़ों की चर्चा पेपर में होती है। लगातार अगर आप लोग इसे कवर करिएगा तो ऑटोमेटिक आप करंट से जुड़े रहिएगा। अब यहाँ पर मेक इन इंडिया से लेकर प्रोडक्शन लिक्विड इनिशिएटिव स्कीम, इस पर मैं पहले PIL जो है इनिशिएटिव लिक्विड, आपको जो स्कीम दी गई है वो मैन्युफैक्चरिंग को योगदान में हमारा विकास
बढ़ा रहा है। और मैंने जब ये लॉन्च हुआ तो उसी दिन मैंने डिस्कशन में ये बताया था, आने वाले 5 से 10 वर्ष वेट कीजिए, यह हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस को चेंज कर देगा। देखिएगा यह कितना बेनिफिशियरी हमारे लिए योजना होगी, बस इसे क्रियान्वित करने की प्रक्रिया सही तरीके से कर ली जाए तो इसका असर हमें अभी दिख रहा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हो रहा है। अब है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोजोन, जहां मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स लगातार गिरावट हो रहा है, वहीं पिछले 29 महीनों में भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीआई जो है 50 से ऊपर, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और भी डेवलप कर रहा है। तो ये सब प्रोग्राम आपको जरूर ध्यान रखने चाहिए। दो सीतारमण वित्त वर्ष 13-14 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 1438 रुपया। डॉलर 1438 डॉलर, ध्यान रखिएगा, सॉरी रुपया निकल गया। वहीं 22-23 में यह बढ़कर 2389 डॉलर हो चुका है। तो कितनी की वृद्धि हुई है यह भी आप लोग को ध्यान रखें। डीमेट अकाउंट जो 13 करोड़ बन गए, जिससे लोग ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो म्यूचुअल फंड में 10 वर्षों में 5 गुना वृद्धि हुई है। किसान सम्मान निधि योजना 11 करोड़ किसानों को लाभ मिला। 2008 की जन औषधि अब 80 थी, केंद्र थी, 2023 में बढ़कर यह 10,000 से अधिक हो गया। तो ये सब आंकड़े दिए गए हैं जिसे आप कहीं भी पुट कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पीटी फैक्ट बहुत सा चीजें दी गई है। उच्च न्यायालय में कितने पद खाली हैं, महिला पद कितना नियुक्त है, सभी आंकड़े दिए गए। 114 महिलाएं अभी न्यायाधीश के तौर पर काम कर रही उच्च न्यायालय में, जबकि 3 शीर्ष न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में काम कर रही। सब पीटी फैक्ट है, आप इसे कवर कर लीजिए। पेपर में आप लोग को इंडेक्स दिया जाता है, ध्यान रखिए, पेपर कटिंग भी दिया जाता है, की नोट्स भी अपडेट किया। अब देखिए एक पीटी फैक्ट और भी आपको आएगा। अहोम राजवंश के दफन जो टीले हैं यूनेस्को के टैग के लिए नामांकित किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो मोहिदाम नाम से यह जाना जाता है। तो यह सब 600 वर्षों का इतिहास है। असम का अहोम राजवंश जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री स्वयं किए हुए हैं। तो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर कवर कीजिएगा। लगातार आप लोग पीटी फैक्ट को कवर करते जाइए। बहुत सा पीटी फैक्ट आज के एग्जाम में दिया, आज के पेपर में दिया हुआ है, उसे देखिएगा। नाइजीरिया, अर्जेंटीना, फिलिस्तीन ने दिखाई है तेजस खरीद के लिए हामी भरी है। तो इसे भी आपको पीटी फैक्ट के तौर पर देखना चाहिए, कौन कौन से देश हामी भरे, तो पीटी फैक्ट के तौर पर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वहीं देखिएगा एक केस स्टडी या मोटिवेशनल आप ले सकते हैं। देखिए केस स्टडी, जब आप लोकतंत्र में विश्वास की बात करते हैं ना, तो माओवादी आंदोलन भी आप लोग देखते होंगे। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम शस्त्र के बल पर हम सत्ता स्थापित करेंगे और हम बराबरी का हिस्सेदारी लेकर आएंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट है माओवादियों में। जैसे कि अफगानिस्तान में अफगान लोगों का था। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, मैंने इस मामले में भी बोला था कि देखिए हथियार के बल पर आप सत्ता तो जरूर प्राप्त कर सकते हैं, पर लोकतांत्रिक होने के लिए लोकतांत्रिक आवरण आपके पास होना चाहिए। जैसे हम भारत जैसे देशों, जैसे लोकतांत्रिक अमेरिकी जैसे देशों के साथ लोकतांत्रिक संबंधों को वृद्धि करेंगे। और जब आप लोकतांत्रिक स्वरूप के नहीं होंगे तो जो देश लोकतांत्रिक देश वो आपके साथ संबंध नहीं बनाएंगे। सेम टू सेम प्रोसेस माओवादियों में प्रवृत्ति में होता है। आप सत्ता तो प्राप्त कर सकते थे, पर आपका लोकतांत्रिकरण नहीं हो सकता। जितना भी आपको अच्छा या बुरा लगे, लोकतंत्र अभी मानव विकास का मूलाधार माना जाता है। लोकतंत्र में ही विकास का सर्वाधिक विकास हो सकता है, सर्वांगीण विकास होता है, समग्र विकास हो सकता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। और यह केस स्टडी क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये पहले माओवादी थे, उसके निर्वाचन क्षेत्र में पुनः इनका हुआ 2 बार यह आपको चुनाव जीत चुकी है, मंत्री बनेगी। तो कैसे माओवादी, एक कोई माओवादी था वो शासन प्रशासन में आता है और वो जनता का प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि बनकर उभरता है। यह सब आप केस स्टडी डालिएगा। जब माओवादी के संदर्भ में प्रश्न पूछेगा या लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या चीज किया जा सकता है, तो इस प्रकार से धार दीजिएगा तो आपका केस स्टडी और भी मजबूत हो जाए, एग्जाम पैटर्न मजबूत हो जाएगा और नंबर अधिक मिलेंगे, कॉपी अधिक समग्र तरीके से दिखेगा। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे। ईवीएम पर सवाल उठाने लिए चुनाव आयोग देगा जवाब, यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा। ध्यान रखिएगा, जब जीत दर्ज की जाती है तो कोई विवाद नहीं होता, पर जैसे ही हार होती है तो बोला जाता है ईवीएम मशीन खराब हो गया। जब आंकड़े यह बोलते हैं कि 140 चुनाव अभी तक कराए जा चुके हैं विधानसभा चुनाव में, जिसमें से करीब 33 चुनावों में कांग्रेस जीती है, जबकि 29 चुनाव भाजपा जीती है। तो भी आप कांग्रेस इस पर ब्लेम लेती है, भाजपा नहीं ले रही है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी ध्यान रखिएगा, बहुत से जीत दर्ज की है लोकल रीजनल पार्टी, तो वो विवाद खड़ा नहीं करेगी। जब हार जाती है तो विवाद खड़ा करती है। 2004 से लेकर 19 के बीच 4 आम चुनाव हुए, जिसमें से ईवीएम से हो चुके हैं। इसमें अब तक चुनाव में 2 कांग्रेस और 2 भाजपा जीती है, तो ध्यान रखिएगा यह भी एक मामला है। अब है कि
ईवीएम को लेकर मैंने जब अखिलेश जी का बयान आया था, याद होगा आप लोगों को, जब विधानसभा यूपी का चुनाव जब हार गए थे तो बयान उनका आया था कि हाईजेक कर लिया गया है। तो मैंने उस दिन बोला था कि चुनाव आयोग को यह चाहिए, खुली चुनौती देनी चाहिए, जो भी बोले आप आओ, आप आओ हमारे बेंच पर आओ, आप ईवीएम को प्रूव करो वो गलत है या किसी प्रकार से मॉडरेट होती है। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि मेरा ईवीएम सुरक्षित है और बेहतर रिजल्ट दे रहा है, बेहतर इसका आउटपुट है, तो सीना ठोक कर यह बोले, जो व्यक्ति से बोलता है उस पर उंगली उठाता है। तो यही कार्य आपको किया गया था समाजवादी पार्टी पर, जो अखिलेश जी हैं उन पर चुनाव आयोग द्वारा इनवाइट किया गया, प्रूफ कीजिए इसे, नोटिस जारी किया गया और जो आरोप प्रमाण, जुड़े प्रमाण पेश करने को कहा था, पर वो पेश नहीं कर पाए, मुंह चुप हो गया और चुपचाप अब काम करते। उनको सख्त निर्देश दिया गया था कि चेतावनी जारी की गई थी, भविष्य में ऐसे किसी भी आरोप या सलाह देने से बचे, ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए अखिलेश सिंह कभी भी ईवीएम पर नहीं बोले। देखिए बात यह समझिएगा, ऐसे ही जो भी अभी बात है, देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, उनके द्वारा ऐसे आरोप लगाए गए, तो इनको भी खुली चुनौती देनी चाहिए। मैं तो इस हद तक बोलता हूं, देखिए बात है कि यह लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र के पैमाने पर सभी को समान रूप से मापना चाहिए, जितना जनता का इच्छा सर्वांगीण उतना ही इनकी भी। तो बात यहाँ यह है कि लोकतंत्र में सही क्या है, गलत क्या है, इसे समझने का प्रयास किए। अब जो पार्टी हार जाती है, जो प्रत्याशी हार जाते हैं, तो उनको सीधा सीधी या बचने का रास्ता ढूंढते हैं कि मैं कैसे बचाव करूं। तो किसी पर बचाव नहीं करेंगे तो चुनाव आयोग पर सारा ठिकरा फोड़ देते हैं, बोलते ईवीएम ही हैक हो गया। पर वही जब दूसरे राज्य में जीतेंगे तो वहां पर बोलेंगे सभी चीजें सिस्टम सही थी। तो यह दोगली जो दोहरी नीति है ना, यही प्रवृत्तियां लोकतंत्र को समाप्त करती है, लोकतंत्र पर विश्वास को कम करती है, जनता मिसगाइड होती है। ये सब चीजें समझ, जब चुनाव आयोग को यह लगता है कि मैं सही हूं तो उसे खुली चुनौती दीजिए, अगर नहीं वो प्रूव कर पाते, उनका अगला जो नामांकन वो रद्द करवाइए, तो चीजें समझ में आएंगी। आपको शासन प्रशासन करना, हमें बेहतर तकनीकें देने, देखिए इससे विश्वास होता खोता है जनता के नजरों में। अब है कोई व्यक्ति आके बोल दे चुनाव आयोग घूस लेता है, ठीक है ना, पार्टियों को जिताने के लिए, तो आप कैसे प्रूव कर पाइए कि नहीं गलत है। उसके लिए खुली चुनौती दीजिए चुनाव आयोग के द्वारा, और नहीं अगर वो प्रूव कर पाता, वो व्यक्ति विशेष या समूह जो भी आप आरोप लगा रहे हैं उस पर अधिकतम सख्त की कार्रवाई करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आने वाले बेतुके जवाब जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ट्विटर यूनिवर्सिटी पर जो फैला रहता है, वो सब बंद हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको करनी होगी, करानी होगी, तभी जाके लोकतंत्र का जो पैरामीटर वो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। इन सब चीजों को आपको बोलने का अधिकार दिया गया, इसका मतलब यह भी तो साथ में है कि मौलिक कर्तव्य भी आपके इसके साथ चलता है, अधिकारों के साथ कर्तव्य का निहित देखने को मिलता है। पर मौलिक अधिकारों का तो बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं, पर मौलिक कर्तव्य जो आपको निर्धारित करता है, आपके कार्य पद्धति से सार्वजनिक मंचों पर आपको कम बोलना चाहिए, किसी प्रकार के हिंसा या किसी प्रकार के दुर्भावना या किसी ऐसी बातें आप ना बोल दे जिससे बहुत से समूह से प्रभावित हो गए, नेगेटिव सेंस में प्रभावित हो जाए। ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। केशवानंद भारतीवाद का फैसला 10 भाषाओं में उपलब्ध है, तो किस किस भाषा में किए गया, वैसे भी आप लोग जानते हो 1973 का जो फैसला आया था, केशवानंद भारतीवाद जो मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था। तो कॉन्सेप्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मूल ढांचा का सिद्धांत क्या है, यह किस रूप से प्रभावित होता है हमारे शासन प्रशासन में। चलिए, तो इसी को लेकर आपको 50 साल पूरा हुआ है, तो वर्तमान जो है उन्होंने 10 भाषाओं में इस फैसले को क्या किए, अनुवाद किए, जिसमें हिंदू, तेलुगु, तो आप लोग यह पूछ सकता है तमिल, उड़ीसा, मलयालम, गुजराती, कन्नड़, बांग्ला, आसामी और मराठी में उपलब्ध है। अब यह सेशन कोर्ट के द्वारा इसके हिंदी में या अन्य भाषाओं में अपने अपने क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंग्लिश में हुआ करते हैं। ध्यान रखिएगा, अब जाके पुनरावृत्ति बढ़ी है और सुप्रीम कोर्ट जो है 20,000 जो फैसलों को भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया गया है। जो ESCR इलेक्ट्रॉनिक्स वर्जन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स में उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा, आप इसे जाकर देख सकते हैं अपने अपनी भाषाओं के संदर्भ में। तो चलिए इस सब चीज़ों को देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में एक पोर्टल जारी किया जो केसों को अनुवादित कर रही है, उस पर चर्चा परिचर्चा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हमेशा नजर होनी चाहिए। नए नए इनोवेशन होंगे
देखिए एक और पीटी फैक्ट याद रखिए, हेवी ड्रॉप सिस्टम दुनिया में भारत ने लगाई ऊंची छलांग। भारत ने बीकानेर में, ध्यान रखिएगा, 10-11 टन वजनी हाई ड्रॉपिंग जो है, ड्रॉपिंग जोन में हेवी ड्रिप सिस्टम को वर्जन को क्या किया है, उपलब्धि हासिल की है। कुल मिलाकर यह समझिएगा, विमान होते हैं जिसमें जैसे ये देख रहे हैं सामान, विमान से अगर हमें आपात स्थिति में कहीं उतारना है, या हम युद्ध की स्थिति में हो, या किसी आपदा प्रबंधन कार्य कर रहे हैं, तो हेवी जो वजन वाले चीज़ों को, हैवी ड्रॉप सिस्टम जब हम डेवलप करते हैं तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है ना, पहुंच आसान होती है युद्ध क्षेत्र में या तो आपदा वाले क्षेत्र में हम पहुंच स्थापित कर पाते हैं। इसके लिए अमेरिकी विमान C-70 अलग ग्लोबल मास्टर जिसे बोलते हैं कि वी टाइप प्लेटफॉर्म 24 फीट वाले, इसका परीक्षण किया गया। हालांकि भारत के विमान भी इस पे आगे हम आने वाले समय में करेंगे। इसके लिए ध्यान रखिएगा 5 पैराशूट लगे होते हैं, जिसमें डीप हाई हेवी ड्रिप सिस्टम, क्योंकि 11 टन, समझ रहे, 11 टन वजन को उतारना होता है, तभी हम जाके इस चीज़ों को समझेंगे। तो इसे आसानी से उतार लिया भारत, उपलब्धि। तो पीटी फैक्ट आपको पूछा जा सकता है, कहाँ पर उतारा गया, बीकानेर। अब देखिए दुबई पर टिकी है दुनिया की निगाहें। देखिए पुरानी ही बातें की गई है, पुरानी बात है कि हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लक्ष्य के लिए हम नियम बनाते हैं, पर उसके लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रयासरत नहीं है। सभी राज्यों के अपनी अपनी, सभी देशों की अपनी अपनी समस्या है, अपने अपने हित है, राष्ट्रीय हित है, उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। कुल मिलाकर बात यह हो रही है कि दुबई संयुक्त राष्ट्र जो जलवायु परिवर्तन COP28 हुआ है, अब मुझे यह बताइएगा 27 कहाँ हुआ है, COP27, और COP29 कहाँ होगा, मुझे यह बताइएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। पिछले कोप सम्मेलनों का विचार करने से बचा, जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग के चरणबद्ध जो तरीके से रोकने के बिना वायुमंडल तापमान में हो रही निरंतर वृद्धि नहीं रोका जा सकता। ये सब बातें हो रही है मंच पर। ग्लासगो में हुए 26वें जो शिखर सम्मेलन हुए थे, वहां पर कार्बन उत्सर्जन रोकने के बिना कोयला जलाने के प्रयोग को प्रस्ताव पेश किया गया था। ध्यान रखिएगा, कार्बन उत्सर्जन बहुत से कारकों से होते हैं, जिसमें कोयला एक प्रमुख कारक है, कोयला जलाना। तो यहाँ ध्यान रखिए, चीन और भारत समेत विकास उन्मुख जो भी देश हैं, इस प्रस्ताव को इसलिए खारिज कर दिया था, विरोध कर दिया था, क्योंकि तेल और गैस को छोड़कर केवल कोयला जलाने पर रोक की बात है। और लगभग विकासशील देशों में कोयला आधारित तापीय विद्युत योजना चलाई जा रही है, जिससे उनका ऊर्जा विकास जरूरत पूरा हो रहा है। अब इसे बंद कर दिया है तो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा। तो यह कहीं ना कहीं एक तरफी डिसीजन समझा जा रहा था, इसलिए उस पर सहमति नहीं बनी। गत वर्ष शार्म-शेख में जो जलवायु शिखर सम्मेलन, भारत ने कार्बन उत्सर्जन रोके बिना कोयला, तेल और गैस, इन जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग पर चरणबद्ध तरीके से जो भी है रोकथाम का प्रस्ताव रखा था। चीन विरोध के कारण सहमति नहीं बन पाई थी, जिस पर चीन का विरोध भी था। देखिए सभी देश के अपने अपने कंसर्न है, पर एक न्यूनतम मानक को तो लाना ही होगा। यह बातें सभी महसूस करते हैं, पर जहां विकास की बात हो, जहां हम अवसरों की बात करें, वहां पर राष्ट्रीय हित इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब है कि देश में कार्बन उत्सर्जन रोके बिना जीवाश्म को चरणबद्ध तरीके से कैसे रोका जाए, यह भी एक समस्या। चीन जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग रोकने के बजाय घटाने पर राजी है, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से घटाया जाए, तो यह भी एक बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन है। पर हमारे इसके लिए समय की बाध्यता की आवश्यकता है। प्रमुख तेल उत्पादक होने के बावजूद सम्मेलन में मेजबान संयुक्त अरब अमीरात भी इस पर सहमति जुटाने में लगा है। ध्यान रखिएगा, वो भी नहीं कर पा रहा है। सऊदी अरब अभी तक इसका विरोध कर रहा है। तो जो भी मिडिल ईस्ट क्षेत्र में है, उनके पास भी, उनके देशों में भी विचार में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर यहाँ बात अगर की जाए तो यहाँ पर तेल एवं गैस उद्योगों में 2050 तक कार्बन और मीथेन का उत्सर्जन पूरी तरह बंद करने का प्रस्ताव रखा है। तो ध्यान रखिएगा, 50 तक चीजें अगर हम इम्प्लीमेंट कर पाते तो और भी बेहतर रिजल्ट आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा जो एजेंसी है, मांग कर रही कि इस लक्ष्य को 2030 तक पूरा किया जाए। तो यह भी भारत उसमें इसको संदर्भ को लेकर कंसर्न लिए हुए। इन सब मुद्दों को ध्यान रखिए, 20 साल पहले हमें करना होगा। और गैस उद्योग को पैदा होने वाले मीथेन के उत्सर्जन 2038 तक 80% की कटौती का प्रस्ताव रखा है। तो ये सब पीटी फैक्ट आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा एजेंसी जो है, वो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, कोयले के उत्पादन के लिए कितना वर्ष रखा है, 2030 तक बोल रहा है। गैस के लिए 238 तक बोल रहा है। 80% की कटौती करना। कार्बन की तुलना में मीथेन वायुमंडल में रहती है, यह बहुत खतरनाक होती है। कार्बन क्षेत्रों में 80 गुना
पशुपालन, खेती और उत्सर्जन के बड़े बड़े स्रोत हैं, ध्यान रखिएगा। कार्बन जो क्षेत्र विकसित होते हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं बेहतर हमको रिजल्ट देने के लिए इस पर कार्य करने होंगे। अब बात हो रही है 2030 तक खत्म होने और सहमति बन सकती है, तो इससे जलवायु सम्मेलन में एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। पर यह कब तक होगा, कैसे होगा, इस पर बहुत बहस करने की आवश्यकता है। ये इस वर्ष पृथ्वी कार्बन उत्सर्जन में कमी आने के बजाय 1.1% की वृद्धि हुई, जो यह बढ़कर 3680 करोड़ टन हो गया। ध्यान रखिए CO2 वर्ल्ड में। इसको लेकर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से पहले तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश बन गया। यह भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पीटी फैक्ट, इसे याद रखिएगा आप लोग। भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भले ही अभी अमेरिका के 8वें हिस्से के बराबर है, लेकिन अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से देखें तो भारत का उत्सर्जन उत्सर्जन ध्यान रखिएगा अमेरिका से अधिक है। तो यह भी एक कंट्राडिक्शन है कि हम उत्सर्जन अधिक कर रहे हैं। चीन अपनी सौर ऊर्जा, बिजली चलित वाहनों, अच्छे ऊर्जा जमा करने के लिए जरूरी बैटरी तकनीक का सबसे तेजी से विकास किया है। इसी वजह से उसके कार्बन उत्सर्जन वृद्धि दर धीमी पड़ी है और यह बेहतर रिजल्ट है। भारत उत्सर्जन 8.2% की दर से बढ़ रहा है, जबकि चीन में यह केवल 4% की दर से बढ़ा है। यदि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिए युद्ध स्तर पर काम नहीं किया, तो वह दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक बन जाएगा और जलवायु परिवर्तन निशाने बनने लगेंगे। ध्यान रखिएगा, हम सबसे बड़े प्रदूषक के तौर पर जब गिनेंगे तो सभी लोग हम ही को मारना शुरू करेंगे। इसलिए सरकार को भी सक्षम विकल्प हो सकते हैं, दो विकल्प तलाशने चाहिए। एक तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जहरीली होती जलवायु के परवाह न करते हुए चीन की तरह अंधाधुंध विकास करे, या अपने लोगों के जहरीले वातावरण, सूखे, अतिवृष्टि, बाढ़ और तूफानी जैसे विपदाओं के तबाह होने दे। यह दो है कि इस आधार पर आपको क्या विकल्प होंगे भारत के समक्ष। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे नहीं, जलवायु संबंधित नीतियों को लागू नहीं करेंगे, तो आपके पास दो ही विकल्प होंगे। इन कारणों को अभी तक हमारे पास लगभग हर साल 16.7 लाख लोग मर जाते हैं किसी न किसी प्रकार के विपदा से, किसी प्रकार के इन सभी जो प्राकृतिक ये आपको अभी जो मैंने ऊपर बताया, जहरीली वातावरण हो, सूखा हो, अतिवृष्टि हो, बाढ़ हो, तूफान हो, इसके आधार पर तो हर 3 साल पर हुई मौतों में, कोविड महामारी में 3 साल में हुई मौतों से कहीं अधिक है। यह भी कहीं ना कहीं ध्यान रखिए। इसी साथ सदा जो नीर नदियां हैं ग्लेशियर से निकलती है, भूजल स्रोत कम हो रहा है, आंकड़े बहुत है। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रभाव भारत पर दिखेगा। दुबई सम्मेलन में खेती, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण होने वाले उत्सर्जन रोकथाम के लिए विचार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी की 1/3 उत्सर्जन को व्यवसाय में होता है, तो यह भी हमें उसे कहीं उन्नत कृषि पद्धति को अपनाना होगा। ये सब बातें हो रही है, चर्चा परिचर्चा हो रही है, कैसे हम बेहतर निर्णय को ले सकते, इस पर चर्चा रही है। तो रिजल्ट आने दीजिए, क्या इस फैसले में आया, घोषणा पत्र क्या आया, तो हम इस पर चर्चा परिचर्चा फिर से करेंगे। चलिए फिर कल हम मिलते हैं। कुछ पीटी फैक्ट नीचे है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। पीटी फैक्ट नीचे अंडरलाइन किया गया। आगामी बजट बड़ी घोषणा ये लेखानुदान होगा। लेखानुदान यह होता है जब मान लीजिए 24 में चुनाव होने वाला है ना, तो 24 में चुनाव जो अंतरिम फरवरी से जो होगा जुलाई तक, वो जो समय होता है उसलिए केवल उतना ही पैसा लिया जिससे सरकार की आवश्यकताओं को पूर्ति कर, नई घोषणाएं नहीं ली जाती है। जुलाई में पूर्ण बजट आएगा, पूर्ण बजट जुलाई में ही आपको नई सरकार जब आएगी उस समय पूर्ण बजट पेश होकर नई योजनाओं की घोषणा होगी। तो इस बार का बजट जो आएगा लेखानुदान बजट होता है, केवल नई सरकारों के कार्यभार संभालने तक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसद द्वारा मंजूरी दी जाती है। परंपरा चली आ रही है। हालांकि ध्यान रखिएगा, यह कोई संवैधानिक अधिकार रोक नहीं है। चाहे तो बजट पूर्ण बजट प्रस्तुत किया जा सकता है फरवरी में जो होगा, एक ध्यान रखिए 1 फरवरी 2024 को, पर यह प्रक्रिया समान धारणा चली आ रही है। तो यह सरकार, कोई भी सरकार इसे नहीं लागू करती। रीजन उसके पीछे नई सरकार अगर दूसरी आ जाए तो पूर्ववर्ती जो योजना है उसे कहीं ना कहीं समाप्त कर देगी। यह कहीं ना कहीं इससे धन की हानि होती। इसलिए जो शेष समय बचता है, मान लीजिए फरवरी से लेकर जुलाई तक का, जो फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने का जो समय बचता है, तो उसके लिए लेखानुदान अतिरिक्त मांग करती है। उतना ही पैसा मांगेगी जितना उस 3 महीने में खर्च सरकार करेगी। चलिए आगे हम बात करेंगे। भारत जल्द ही हासिल कर लेगा $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य। इसे पीटी फैक्ट के तौर पर आप लोग देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नीचे एक फैक्ट और होगा, मैं अंडरलाइन कहीं किया हूँ। हाँ देखिए, समीर शाह लंदन वीकेंड टीवी से बीबीसी प्रमुख बनने का सफर है। तो समीर शाह बने हैं बीबीसी के आपको प्रमुख। जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग है वो आपको बीबीसी न्यूज चैनल, उससे ध्यान रखिएगा, उसके
आपको प्रमुख समीर साहब बने, तो ये सब पीटी फैक्ट आपसे पूछ सकता है। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।